22 नवंबर 2009 रात 11:47 लोअर परेल के पुराने मिल कंपाउंड के बीच खड़ी शांतिवन रेजिडेंसी के 3rd फ्लोर पर फ्लैट नंबर 3B के बाहर कॉरिडोर में पहली बार एक अजीब सी तेज बदबू महसूस हुई, जो धीरे धीरे पूरी गैलरी में फैलने लगी। लेकिन रीडेवलपमेंट के काम की वजह से बिल्डिंग के रेजिडेंट्स ने पहले इसे सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सबको लग रहा था कि शायद पुराने पाइपलाइन या बंद फ्लैट की स्मेल होगी। लेकिन जब 3 दिन तक फ्लैट 3B का दरवाजा नहीं खुला और अंदर रहने वाला रोहन मेहता किसी को दिखाई नहीं दिया, तब बिल्डिंग सेक्रेटरी ने फाइनली पुलिस को इन्फॉर्म किया और सिक्योरिटी गार्ड आकाश पाटिल को बोला गया कि लास्ट एंट्री रजिस्टर वेरीफाई किया जाए। एंट्री रजिस्टर के मुताबिक रोहन मेहता लास्ट टाइम 16 नवंबर की रात बिल्डिंग में एंटर हुआ था और उसके बाद उसकी कोई मूवमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं थी। लेकिन जब पुलिस ने बिल्डिंग का सीसीटीवी चेक किया तो उसमें 18 नवंबर और 19 नवंबर की रात लिफ्ट के अंदर एक आदमी बिल्कुल रोहन मेहता जैसा दिख रहा था, जो 3rd फ्लोर पर उतरता हुआ नजर आ रहा था। और इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने इन्वेस्टिगेशन को शुरू होने से पहले ही कंफ्यूजिंग बना दिया, क्योंकि अगर रोहन मेहता 16 नवंबर के बाद बिल्डिंग से बाहर ही नहीं निकला था तो 18 और 19 नवंबर के फुटेज में वो कैसे दिख रहा था। 23 नवंबर की सुबह 9:30 बजे पुलिस ने फ्लैट 3B का दरवाजा तोड़कर अंदर एंट्री ली और बेडरूम के फ्लोर पर रोहन मेहता की बॉडी मिली, जो फॉरेंसिक ऑब्जर्वेशन से लगभग 5 दिन पुरानी थी और रूम अंदर से लॉक्ड कंडीशन में था। बालकनी ग्रिल बंद थी और विंडोज सील्ड थी, जिससे पहली नजर में ये एक इम्पॉसिबल लॉक्ड रूम मिस्ट्री जैसा लग रहा था, जहां किलर की एंट्री और एग्जिट का कोई क्लियर साइन नहीं मिल रहा था। और फॉरेंसिक ऑब्जर्वेशन से यह भी क्लियर हुआ कि अटैक एक हेवी ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया गया था, जिससे सडन इंटरनल हेड ट्रॉमा हुआ और विक्टिम को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। केस क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर विवेक सावंत के पास ट्रांसफर हुआ और उन्होंने सबसे पहले सीसीटीवी टाइमलाइन को फॉरेंसिक टाइमलाइन के साथ कंपेयर किया, जहां उन्हें सबसे पहला स्ट्रॉन्ग डाउट ये मिला कि 18 नवंबर की रात लिफ्ट कैमरा में जो आदमी रिकॉर्ड हुआ था उसका फेस क्लियर नहीं था, बल्कि सिर्फ साइड प्रोफाइल विजिबल थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कैमरा के ब्लाइंड एंगल का यूज किया हो। और इसी ऑब्जर्वेशन ने उन्हें बिल्डिंग के अंदर किसी ऐसे इंसान पर डाउट करने पर मजबूर किया जो रोहन मेहता का रूटीन और सीसीटीवी कैमरा प्लेसमेंट दोनों जानता हो। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नेबर सुनीता जाधव ने बताया कि 17 नवंबर की रात उन्होंने फ्लैट 3B के अंदर से फर्नीचर ड्रैग होने जैसी आवाज सुनी थी और उसके बाद कॉरिडोर में हल्की फुटस्टेप्स महसूस हुई थी। लेकिन उन्होंने अज्यूम किया था कि रोहन शिफ्टिंग की प्रिपरेशन कर रहा होगा। लेकिन फॉरेंसिक टाइमलाइन कंफर्म कर रही थी कि उसी रात सुबह 4 बजे के आसपास रोहन की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद बॉडी रीपोजिशन की गई थी ताकि एक्चुअल मर्डर टाइमिंग कंफ्यूज हो सके। जब इंस्पेक्टर विवेक सावंत ने रोहन मेहता का ऑफिस लैपटॉप एनालाइज किया तो उसमें रीडेवलपमेंट कॉम्पनसेशन का एक एग्जैक्ट वैल्यूएशन स्प्रेडशीट मिला, जिसमें क्लियरली शो हो रहा था कि बिल्डर महेश अग्रवाल ने रेजिडेंट्स को मिलने वाली पेमेंट आर्टिफिशियली कम दिखाई थी और कुछ सिलेक्टेड फ्लैट्स को इलीगल एडजस्टमेंट के थ्रू एक्स्ट्रा बेनिफिट असाइन किया गया था। और उन सिलेक्टेड फ्लैट्स में सुनीता जाधव का फ्लैट भी इंक्लूड था, जिससे इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन सडनली चेंज हो गया। क्राइम ब्रांच ने जब बिल्डर महेश अग्रवाल के विजिट पैटर्न वेरीफाई किए तो पता चला कि वो रीडेवलपमेंट इंस्पेक्शन के नाम पर फ्रीक्वेंटली बिल्डिंग में लेट इवनिंग आवर्स में आता था और सिक्योरिटी गार्ड आकाश पाटिल उसके एंट्री रिकॉर्ड्स को मैन्युअली एडजस्ट करता था। और बिल्डिंग के कुछ रेजिडेंट्स ने क्वाइटली कंफर्म किया कि महेश अग्रवाल अक्सर सुनीता जाधव के फ्लैट के अंदर देर तक रुकता था और उन दोनों के बीच अनयूजुअल प्रॉक्सिमिटी नोटिस की गई थी, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनके पर्सनल इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज के डीपर एनालिसिस में एक और डिटेल सामने आई, जिसमें 18 नवंबर की रात लिफ्ट से उतरता हुआ जो आदमी दिख रहा था, उसके कान के पिछले हिस्से में एक खरोंच ब्रीफली रिफ्लेक्ट होती नजर आई और वही सेम निशान सिक्योरिटी गार्ड आकाश पाटिल के कान के पीछे भी मौजूद था। और इसी माइक्रोस्कोपिक डिटेल ने इन्वेस्टिगेशन को कंफर्म कर दिया कि सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ मूवमेंट रोहन मेहता का नहीं, बल्कि इंटेंशनली क्रिएट किया गया सिलुएट था। डिजिटल वेरिफिकेशन के दौरान क्राइम ब्रांच को पता चला कि 17 नवंबर की रात के सीसीटीवी टाइम स्टैम्प्स मैन्युअली ओवरराइड किए गए थे और डीवीआर कंट्रोल रूम का एक्सेस उस रात सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड आकाश पाटिल के पास था। और जब उसके बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस वेरीफाई किए गए तो उसमें रीडेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्टर लिंक्ड अकाउंट से एक अनयूजुअल कैश डिपॉजिट रिकॉर्ड हुआ, जो एग्जैक्टली मर्डर के नेक्स्ट दिन रिफ्लेक्ट हुआ था।
फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ने कंफर्म किया कि 17 नवंबर की रात सुनीता जाधव बिल्डर महेश अग्रवाल के इंस्ट्रक्शन पर रोहन मेहता के फ्लैट में एंटर हुई थी, क्योंकि रोहन के पास रीडेवलपमेंट वैल्यूएशन के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे जो इलीगल कॉम्पनसेशन मैनिपुलेशन एक्सपोज कर सकते थे, और सुनीता जाधव को रीडेवलपमेंट डील में एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने वाला था, और बिल्डर महेश अग्रवाल के साथ उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान सरफेस होने लगा था। इन्वेस्टिगेशन के फाइनल फेज में क्राइम ब्रांच ने कॉरिडोर मूवमेंट टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट की, जिसमें कंफर्म हुआ कि मर्डर के बाद सुनीता जाधव ने आकाश पाटिल की हेल्प से लिफ्ट कैमरा के ब्लाइंड एंगल का यूज करके रोहन मेहता के हाइट और बॉडी स्ट्रक्चर से मिलता जुलता सिलुएट इंटेंशनली रिकॉर्ड किया, ताकि रेजिडेंट्स को लगे कि वो अभी भी बिल्डिंग में रूटीन मूवमेंट कर रहा है और एक्चुअल डेथ विंडो कंफ्यूज हो जाए। 25 नवंबर 2009 की शाम 6:40 पर क्राइम ब्रांच ने सुनीता जाधव, सिक्योरिटी गार्ड आकाश पाटिल और बिल्डर महेश अग्रवाल तीनों को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया, और जब रीडेवलपमेंट वैल्यूएशन डॉक्यूमेंट्स, सीसीटीवी मैनिपुलेशन लॉग्स और बैंक ट्रांजैक्शन ट्रेल कोर्ट एविडेंस के रूप में सबमिट किए गए, तब शांतिवन रेजिडेंसी के 3rd फ्लोर का वो साइलेंट कॉरिडोर, जहां कुछ दिन तक लोगों को लग रहा था कि रोहन मेहता अभी भी लिफ्ट से घर वापस आ रहा है, वही कॉरिडोर मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गवाह बन गया, जहां एक बिल्डर ने अपने इलीगल रीडेवलपमेंट सीक्रेट को बचाने के लिए एक नेबर और एक सिक्योरिटी गार्ड का यूज करके एक परफेक्टली टाइम्ड इल्यूजन क्रिएट किया था, जिसमें विक्टिम की मौत के बाद भी उसकी जिंदा होने की कहानी कुछ दिन तक बिल्डिंग के सीसीटीवी स्क्रीन्स पर चलती रही।